प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस जोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9th के साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इसमें हम लोग देखेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जो अब जैक बोर्ड होने लगा है 9th क्लास में भी, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं चैप्टर वाइज पूरे साइंस का कवर करने वाला हूं और मैं इस प्रकार के वीडियो आपको देता रहूँगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकता से देखें। मैं उन क्वेश्चंस को समझाने वाला भी हूं कि किस तरह से ऑप्शंस आए हुए हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, अर्थात साइंस जो NCERT है बुक का चैप्टर 1, अर्थात केमिस्ट्री का चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसका वजन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु पदार्थ है जो स्थान को घेरता हो और जिसमें वजन हो। तो यहाँ पर आपके बीच 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेय। पेय अर्थात पीने योग्य पदार्थ। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि किस में परिभाषा हमारा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन को पकड़ने का सही तरीका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गंध, ये तो फीलिंग्स है। ठंडा हम लोग फील करते हैं, प्रेम हम लोग फील करते हैं। लेकिन ठंडा पेय है, जो कोको कोला वगैरह जो हम लोग पीते हैं, पीने वाला पदार्थ, ये हमारा पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, निम्नलिखित में से ठंडा पेय पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे किसमें हमारा पदार्थ का जो डिफिनीशन वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है हवा, दूसरा है जल, स्नेह और भोजन। तो इसमें से हवा भी पदार्थ है, क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है, जल भी स्थान घेरता है, इसका वजन होता है, भोजन तो है ही ठोस पदार्थ। तो इसमें स्नेह जो है हमारा एक फीलिंग्स है, जो कि पदार्थ नहीं हो सकता। इसमें न वजन होता है, स्नेह का कोई वजन नहीं होता है और न ही कोई स्थान घेरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके बीच दिए हैं, ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, बताएं आप लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। गैस में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। क्यों होती है? तो देखते हैं, गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, इसलिए इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए गैस में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सबसे कम किस में होती है? तो इसमें हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ठोस। ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, चूँकि इसके बीच का, ठोस के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है, उसके अणु आपस में बंधे होते हैं, तो इनमें अणुओं की ऊर्जा कम होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ठोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो द्रव में कौन सा? द्रव की परिभाषा क्या होती है?
द्रव की परिभाषा ये होती है, द्रव का आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे घनत्व, आकार, आयतन और द्रव्यमान दिया हुआ है। तो द्रव का कोई आकार नहीं होता है। उदाहरण के हम लोग वाटर को लेते हैं, वाटर का कोई आकार नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकार, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस को अगर हम लोग देखें, ठोस तीन अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से अगर हम लोग देखें ठोस में दोनों निश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी दोनों निश्चित होता है। चूँकि ठोस का कोई उदाहरण जैसे बुक कर लेते हैं, तो बुक जो है एक हमारा क्यूबॉइड का उदाहरण हो गया, तो उसका एक आकार हो गया, और बुक जो जगह ले रहा है जितना, वो एक निश्चित जगह को ले रहा है। तो इस तरह से ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसके बाद अगर हम लोग द्रव को लेते हैं, तो द्रव में मान लिया जब वाटर को लेते हैं, वाटर को एक गिलास में हम लोग रखते हैं, तो उसका आयतन तो निश्चित है, इस गिलास के इतना रहेगा, फिल रहेगा। बट अगर हम लोग बोले कि उसका आकार, तो उसका आकार अनिश्चित होता है, द्रव का कोई आकार नहीं होता है। तो और गैस को लेते हैं, गैस का ना ही आकार निश्चित है, ना ही उसका आयतन निश्चित है। गैस अगर हम एक सिलेंडर में भरते हैं, तो पूरा का पूरा सिलेंडर, कम भरे या अधिक भरे, पूरा का पूरा सिलेंडर जो है कवर कर लेता है। तो गैस के बीच का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और उसके अणु बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, जिससे उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे द्रव, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच है, 6 नंबर क्वेश्चन। डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में बताना है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना केल्विन के बराबर होगा। तो आप लोग कोशिश करें। तो सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, अर्थात केल्विन ताप प्राप्त करना हो, तो हम लोग जो गिवन ताप है उसमें से 273 को ऐड करते हैं। 273 को ऐड करते हैं तो हमारा केल्विन ताप प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में 273 को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है 283। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 283। सेकेंड नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान 283 केल्विन के बराबर है। और यहाँ ध्यान देंगे, अगर केल्विन ताप को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, मतलब इसी का जस्ट रिवर्स, तो जो गिवन तापमान है, गिवन तापमान में 273 को हम लोग माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो एक बार फिर से समझ लें। अगर केल्विन तापमान प्राप्त करना हो तो गिवन तापमान में 273 को ऐड करते हैं, और अगर डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करना हो तो गिवन ताप में 273 को माइनस कर देते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 में 273 को ऐड करने से 283 आएगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाष्प संघनित होता है, संघनित अर्थात जब उसको वाष्प को ठंडा करते हैं, तो हम लोग जानते हैं वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो द्रव में जाएगा। और वाष्प को ठंडा कर रहे हैं कहने का मतलब उसके तापमान को हम लोग कम कर रहे हैं। वाष्प को ठंडा करने का मतलब उसके तापमान को कम कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर दिया है, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे बीच, वह ऊष्मा अवशोषित करता है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करता है, या उसका ताप बढ़ता है, या उसका ताप घट जाता है। तो हम लोग वाष्प को ठंडा करने का मतलब उसका ताप घट जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ताप उसका घट जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से द्रव, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाएं हम लोग, अगर ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है कहने का मतलब इसको हम लोग सॉलिड के तापमान को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे बर्फ़ का उदाहरण लें, बर्फ़ के तापमान को बढ़ाते हैं तो सीधे लिक्विड में चेंज कर जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग संगलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगलन। संगलन कहते हैं, ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संगलन। तो इसका राइट आंसर मेरा 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th के लिए, चैप्टर 9th साइंस के चैप्टर 1 के लिए। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है और क्यों होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये तो कॉमन सेंस लगा के हर कोई बता सकता है कि गर्मी के दिन में हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं। सूती कपड़ा बहुत ही आरामदेह होता है, सूती कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है। बट क्यों? हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो जानेंगे कि क्यों। तो क्यों का यहाँ पर बहुत ही अच्छा से मैं बताने वाला हूँ, कृपया ध्यान देंगे। हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में लोग जब परिश्रम करते हैं तो पसीना अधिक आता है, और जब पसीना अधिक आता है तो सूती कपड़ा का ये गुण होता है कि वो जल को या पसीना जो भी हो उसको एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करता है, और एब्जॉर्ब करता है तो सूती कपड़ा द्वारा जो अवशोषित पसीना है वो वाष्पीकरण होता है। और हम लोग जानते हैं वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, और वो जो गुप्त ऊष्मा है वो सूती कपड़ा गुप्त ऊष्मा जो है वो हमारे शरीर से प्राप्त करता है, और हमारे शरीर से जब प्राप्त होता है उसको गुप्त ऊष्मा, तो वहाँ से पसीना का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने के बाद जो गुप्त ऊष्मा हमारा शरीर दिया, तो जो गुप्त ऊष्मा दे रहा है वो शीतल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर को शीतलता प्रदान होती है, और गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर से आसपास के वातावरण से ऊष्मा को लेती है, और पसीने के वाष्पीकरण से हमारा शरीर शीतल हो जाता है। तो इस प्रकार से सूती कपड़ा पसीना का वाष्पीकरण जब होता है पसीना का सूती कपड़ा से, तो हमें शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए हमें गर्मियों के दिनों में सूती कपड़ा जो है पहनना चाहिए, जो बहुत ही आरामदेह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, सूती कपड़ा जो है बहुत ही आरामदेह होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है? अंतराणुक बल पहले समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। अंतराणुक बल अर्थात आकर्षण बल, अगर हम लोग लें ठोस का उदाहरण, तो ठोस के कण जो आपस में बिल्कुल सटे होते हैं, इसलिए उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और उसी को हम लोग अंतराणुक बल बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है, प्रबल मतलब अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैस के बीच में जो अंतराणुक बल होता है वो सबसे अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते रहते हैं। सीएनजी का पूर्ण रूप होगा, सीएनजी का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोग इसे याद कर लें। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। तो इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, एटीएम और पास्कल में संबंध को निम्न में से कौन दर्शा रहा है? तो हम लोग जानते हैं 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 13 नंबर क्वेश्चन, ताप का ईसाई मात्रक क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताएं
कोशिश करें। ये पिछली कक्षाओं में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप का एसआई मात्रक। हाँ, राइट आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा। केल्विन, केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपके बीच है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। शुष्क बर्फ के रूप में अगर हमको प्राप्त करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लें, वो जो है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगरबत्ती की सुगंध किस प्रकार धीरे धीरे कमरे में फैल जाती है? तो फैलने से ही फैलना जैसे ही आया वैसे हमारे दिमाग में आता है विसरण, स्प्लिट करना, फैलना। तो अगरबत्ती की सुगंध, अगर हम अगरबत्ती को नहीं जलाए हुए होते हैं तो उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। बट जैसे ही उसको जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ को जब हीट करते हैं तो गतिज ऊर्जा इंक्रीज कर जाती है, और गतिज ऊर्जा इंक्रीज करती है तो उसके अणु जो है तेज़ी से जो है वातावरण में फैलने लगते हैं। तो इस फैलने की गति को ही हम लोग विसरण कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विसरण के कारण। विसरण के कारण जो है अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो ये चीज़ को आप लोग याद रखें। 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच 17 नंबर क्वेश्चन। 300 केल्विन सेल्सियस में मान होगा। 300 केल्विन को अर्थात हमको सेल्सियस में चेंज करना है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, अगर हमको सेल्सियस मान प्राप्त करना है तो गिवन ताप में 273 को हम लोग माइनस कर देते हैं। गिवन ताप में 273 को माइनस करते हैं। अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस में मान प्राप्त करना है, मतलब केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में जाना है तो जो 273 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं 300 में 273 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, यहाँ हमको केल्विन ताप प्राप्त करना है। तो केल्विन ताप प्राप्त करने के लिए हम सूत्र बताए थे, और केल्विन ताप के लिए गिवन ताप में 273 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे गिवन ताप है मेरा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 + 273 ये मेरा हो जाएगा। सही से ऐड कर लेते हैं हम लोग फिर से। 273 में 25 को ऐड करते हैं तो 8 हो गया, ये 9 2 298 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा 1 नंबर। ये 1 नंबर मेरा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। केजी द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, लास्ट। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन आपके बीच हैं। 1 केजी, दूसरा है केजी मीटर पर क्यूब, तीसरा है पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। घनत्व का एसआई मात्रक केजी मीटर पर क्यूब होता है। केजी पर मीटर क्यूब। तो घनत्व का एसआई मात्रक केजी मीटर पर क्यूब, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के क्लियर हुए। आप लोग वीडियो को बार बार देखें और 20 क्वेश्चन को रट जाएं, और जो मैंने कंसेप्ट समझाया है उसको आप लोग बुक में भी देखें। आपके एनसीईआरटी बुक हो, जो भी साइड बुक हो, उसको पढ़ें, काफ़ी समझ में आएंगे।
और ये वीडियो को देखें, आप लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा 9th क्लास का जो वीडियो है मैं हमेशा डालता रहूँगा आपके बीच। एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने दिया है, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।